हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। तो कैसे हैं बच्चों सभी। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग एनटीए का पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे रहा हूं। जेई मेंस का 2020 जो एनटीए गवर्नमेंट ने जो ऐप बनाया है एनटीए अभ्यास के नाम से, तो उसके अंदर हम लोग पेपर 1 को, पेपर 2 को और पेपर 11 को, तीन पेपर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गाइस। आज हम लोग पेपर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट्स और मैसेज आ रहा है कि सर ऑर्डर से चलिए आप, कि मतलब पहले आपने पेपर 1 सॉल्व करवाया, फिर पेपर सीधा 11 करवा दिया, तो बीच के पेपर्स नहीं सॉल्व करवाए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम लोग सीक्वेंस के थ्रू चलते हैं और मैं लगातार आप लोगों को पेपर जो है सॉल्व करवाता जाऊंगा। क्लियर है गाइस। चलिए फिर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन ये रहा, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन हमें दे रहा है XeF6 ऑन हाइड्रोलिसिस, XeF6 ऑन हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ये दे रहा है विद वाटर। तो XeF6 का गाइस जब हमें पता है कि आपको पता ही है कि हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, XeO F4 बनता है। क्लियर। तो इसका मतलब ये डी कंपाउंड तो अपना देखते ही वैसे ही आ गए। ऑप्शन जो होगा पहले क्वेश्चन का डी होगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है NH4HS सॉलिड से NH3 गैस प्लस H2S गैस इन द अबव रिएक्शन विद द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एट 300 केल्विन इज इतना, देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। ओके, सिंपल क्वेश्चन है गाइस बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर गलती कर सकते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन है बट गलती क्या होगी वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो NH4HS, ठीक है, ये क्या सॉलिड है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH3 गैस प्लस H2S गैस। ठीक है। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन भी पढ़ रहे थे गाइस, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है, डायरेक्ट कॉपी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बट जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ऑनलाइन, मतलब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मतलब मेरे से ऑफलाइन नहीं पढ़े कभी, तो उनके लिए हो सकता है उन्होंने भी अपनी अपनी कोचिंग्स में करा होगा गाइस, बट उनको मैं कॉन्सेप्ट बताया तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट ये कॉपी में करवाया हुआ क्वेश्चन है मेरी, ठीक है। तो ये देखो NH4HS से NH3 गैस प्लस H2S गैस बना, ठीक है। अब आप ये देखो कि टाइम जीरो पे सपोज इनिशियली इसका प्रेशर कितना होगा, इसका प्रेशर P ले लूँ मैं, यहाँ पर अभी तो बना नहीं है। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे गाइस, इसमें से अगर P में से P नोट गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, P नोट, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, P नोट। क्लियर। अब आपको पता है कि सॉलिड की वजह से तो प्रेशर आता नहीं है, सॉलिड की वजह से तो प्रेशर जनरेट नहीं होता, इसका मतलब ये तो जीरो हो गया, ठीक है ना, ये तो जीरो हो गया गाइस। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर मैं टोटल प्रेशर निकालूं तो टोटल प्रेशर गैस की वजह से आएगा, वो क्या आएगा, 2P नोट, ठीक है। अब इसने टोटल प्रेशर का वैल्यू दे दिया अपन को, इक्विलिब्रियम पे कितना दे दिया, 100। इसका मतलब 2P नोट इक्वल टू क्या आ गया गाइस, 100 ATM। तो यहाँ से P नोट कितना आ गया गाइस, 50 ATM। क्लियर। चलिए, अब Kp करेंगे, Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। इसका मतलब P नोट का स्क्वायर आ गया। P नोट का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर मतलब 2500। तो 2500 इसका आंसर आ गया गाइस। तो देख लो 2500 कौन सा ऑप्शन है, पहला दिख रहा है तो ए ऑप्शन आ गया मेरे को। क्लियर। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे याद रखना गाइस, ये केस है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का। आपको याद रखना है हमेशा कि सॉलिड के लिए तो 1 ही होता है प्रेशर, ठीक है। ये वाला सॉलिड की वजह से तो जनरेट ही नहीं होता प्रेशर, हम लोग किसकी वजह से मानते हैं, गैस की वजह से मानते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं गाइस, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पे दे ही देता है क्वेश्चन, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल सा लॉजिक हमें लगाना होता है यहाँ पर। क्लियर। चलिए, उसके उसने बोला हाउ मेनी ईडीटीए का फुल फॉर्म भी दे दिया, यूनिट आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम प्लस 2 है। देखना बहुत सिंपल सा गाइस है, ईडीटीए होता है, आपको पता है कि ईडीटीए हमारा हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है गाइस, इट इज अ हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का मतलब इसके पास 6 डोनेटिंग साइट है, इसके पास क्या है गाइस, 6 डोनेटिंग साइट, 6 डोनेटिंग साइट है इसके पास। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल
बनाना है तो अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखना है, 6। तो इसके बाद 6 डोनेटिंग साइट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो इसका मतलब कितना, कितने ईडीटीए लगाने पड़ेंगे मेरे को, एक ही लगाना पड़ेगा। एक में ही 6 साइट होती है तो एक से काम बन जाएगा अपना। क्लियर। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। देखो भाई अपने को क्या दिया हुआ है, सिस 2 ब्यूटीन दिया हुआ है, राइट। सिस ब्यूट 2 इन, सिस ब्यूट 2 इन। क्लियर। तो अपने को क्या दिया हुआ है, ब्यूट 2 इन दिया हुआ है, सिस ब्यूट 2 इन, मतलब ये कुछ इस तरह से है। अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, ये कुछ आपको इस तरह से दे रखा है, सिस ब्यूट 2 इन। क्लियर। सिस क्यों बोला मैंने, देखो दोनों एटम सेम साइड पर है तो इसको सिस बोलते हैं। अब जब इसका रिएक्शन अल्केलाइन KMnO4 के साथ होगा, तो अल्केलाइन KMnO4 आपको पता ही है हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा। हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा तो ये क्या होगा, सिन एडिशन होगा या एंटी होगा, सिन करवाता है ये। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CHOH CH3। क्लियर। अगर इसको मैं फिशर में कन्वर्ट करूँ, फिशर में बनाऊँ तो कैसे बनाऊंगा, CH3HOH HOH CH3। क्लियर। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। अब चेक करें, मुझे बताना है मीजो है, रेशमिक है, क्या है। ठीक है, तो अपन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो डाइल 2H लग गए, ठीक है, तो 2,3 ब्यूटेन डाइल तो बनेगा ही। ठीक है, अब इसने बताया, इसने पूछा सिन एडिशन से बनेगा एंटी से बनेगा, तो अपन चेक करते सिन से अपने बनाया। तो अगर मैं यहाँ पर अब RS कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा मीजो या रेशमिक देखने के लिए, तो RS कॉन्फ़िगरेशन चेक कैसे चेक करते हैं बेटा, CIP रूल से, सिप रूल से हम लोग करते हैं। चेक करते भी ये वाला कायरल कार्बन है तो इसको 1 नंबर दूंगा, एक इसका हो गया, 2 नीचे वाले ग्रुप का हो गया, ठीक है, 3 ये हो गया। तो 1 से 2 से 3 कैसे जा रहे हैं, यहाँ पर 1 से 2 से 3 ऐसे जा रहे हैं, 1 से 2 से 3। तो ये क्लॉक है, क्लॉक का मतलब R। अब आपको पता है अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आ जाए तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। तो R का मतलब ऊपर वाला क्या हो गया, S। अब नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला क्या होगा, देखो भी नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला होगा 1 2 3, 1 इसको देंगे, 2 ऊपर वाले को देंगे, 3 इधर देंगे नीचे, तो 1 2 3 ये कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक का मतलब एस, एंटी क्लॉक का मतलब एस, बट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे फोर्थ पोजीशन एटम है। फिर कर देंगे इसको, आर हो जाएगा, ये एस की जगह क्या हो जाएगा, आर। पहले वाला क्या था, आर की जगह एस था, अब ये वाला क्या है, एस की जगह आर है। इसका मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आर है गाइस, ये वाला क्या है, एस है। क्लियर। देखो सॉरी मैं उल्टा लिख गया क्या, ये नीचे वाला 1 2 3, तो ये एंटी क्लॉक एस, एस की जगह आर हो जाएगा, नीचे वाला आर है गाइस, ऊपर वाला एस है। तो अगर आधा एस है आधा आर है तो इसका मतलब रोटेशन क्या होगी, जीरो। रोटेशन जीरो होगी, इसका मतलब ये मीजो हो गया, तो पी हमारा आंसर आ गया गाइस। क्लियर। याद रखना सिन एडिशन होता है, एंटी नहीं होता, सिन एडिशन होता है सेम साइड पर। चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट। देखो इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस याद रखना गाइस, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस यूज हम लोग उन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं, राइट, जो ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं। तो अगर इनमें से देखो मैं आउट ऑफ दिस, क्या सोडियम हमारा अल्कली मेटल है, सोडियम इज अवर अल्कली मेटल, और आप लोगों को पता ही अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर ये रिएक्टिव होते हैं तो यही इसके लिए ही यूज होगा। क्लियर। क्लियर है भाई। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस बेटा किसके लिए यूज हम लोग करते हैं, जनरली जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स मतलब मेटल्स होते हैं। क्लियर। चलिए then the next is the equivalent conductivity of 0.1 molar weak acid is 100 times lesser than that at infinite dilution। ठीक है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखना भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 0.1 कंसंट्रेशन पे अपन को किसके इक्वल दे दिया,
इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन उससे 100 टाइम्स छोटा बताया, लेस देन, लेसर। तो अब क्या होता है यहाँ पे, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसने ये किसके इक्वल दे दिया भाई, 0.1, ये 0.1 है, ये 0.1 वाला किसके दे दिया, ये लैम्डा इनफाइनाइट वाला, इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन 100 इनटू का यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टर्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये कैंसिल हो गया, 1/100 का मतलब कितना आ गया, अल्फा कितना आ गया, 0.01। ऑप्शन दिख रहा है सी ऑप्शन हमारा। तो देख रहे हो सिंपल क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज में कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत बच्चे, यहाँ पर गलती कर सकते थे कि 100 टाइम लेस कैसे दिखाए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से रहता है। क्लियर गाइस, बिल्कुल एकदम। चलिए आगे देखते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ एन ऑफ अ वंडरवाल्स when B, for 1 mole of a van der Waals when B equal to 0 and temperature 300 Kelvin, PV versus 1 by V plot is shown below। ओके, PV और 1 by V का प्लॉट दे रखा है। द वैल्यू ऑफ द वंडर वाल्स कांस्टेंट ए का वैल्यू अपन को निकालना है। देखते हैं भाई, चलो किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर वंडर वाल इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, P माइनस का ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर। अब इसने 1 मोल के लिए दी है तो मैं एन की वैल्यू 1 मान लूंगा, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पीवी माइनस का, अच्छा इसने बी को क्या बोल दी, 0, इसका मतलब ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये तो है नहीं। तो पीवी माइनस का ए बाय वी, ठीक है, इक्वल टू आर टी। तो पीवी इज इक्वल टू आर टी, क्लियर, पीवी इज इक्वल टू आर टी प्लस ए बाय वी। क्लियर है, पीवी इज इक्वल टू आर टी प्लस ए बाय वी। तो यहाँ से अब अपन को देखो ग्राफ किसके बीच में बना रखे, पीवी और 1 बाय वी में, इसका मतलब ये वाई एक्सिस हो गया और यहाँ पर 1 बाय वी क्या हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a इंटू का 1 बाय वी, 1 बाय वी क्या हो गया हमारा x। तो इसका मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, माइनस आ रहा है यहाँ पर, मतलब स्लोप नेगेटिव है, तो हमने कुछ गलती करी होगी। p माइनस का ए एन स्क्वेयर, p प्लस होता है ना ये, p प्लस ए एन स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर। अच्छा p प्लस होता है, p प्लस ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो ये प्लस आएगा तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, राइट। अब स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव आ गई। इसका मतलब जो स्लोप है गाइस वो अपने किसके इक्वल आ रही है, माइनस ए के। अब यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने का तरीका आपको पता ही है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर। तो देखो y2 कितना है भाई, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, दिस इज y2, दिस इज y1। तो y2 माइनस वाई वन मतलब 21, m निकालेंगे अपन यहाँ पर 21.6 माइनस का 20.1, तो ये आ गया भाई अपना कितना आ गया, 21.6 माइनस का 20.1, 1.5 आ गया गाइस। अपो नीचे x2 माइनस x1 1 आ गया, तो कितना आ गया भाई 1.5 हमारा आंसर आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि स्लोप a के इक्वल थी तो 1.5 हमारा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एन आइसोमर ऑफ C6H14 फॉर्म्स 3 मोनोक्लोरो डेरिवेट द आइसोमर में भी। गाइस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है भी, ठीक है। C6H14 है तो एन हेक्सेन वाला जो ऑप्शन है देखना यहाँ पर, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइस। हाँ तो गाइस, तो मैंने बोला कि जैसे ये है हमारा एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट फिर भी इसको अगर सॉल्यूशन कोई देखना चाहता है कैसे होगा, तो देखो अभी सबसे पहले C6H14 का अपन को मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बताना है, इनमें से कौन सा आइसोमर है। तो देखो जब भी गाइस आइसोमर में स्ट्रक्चर आ जाए ना, मतलब फॉर्मूला आ जाए, तो सबसे पहले DU कैलकुलेट कर लिया करो। वैसे DU कैलकुलेट करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने आपको बताया था DU कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो, ठीक है, या इसको DBE भी बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो नंबर ऑफ कार्बन इंटू का 2 प्लस का नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू का -1 प्लस का नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंटू का +1 प्लस का नंबर ऑफ हेलोजन इंटू का -1 डिवाइडेड बाय 2 और इसके बाद +1।
तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कोई भी साइक्लिक या पाई बॉन्ड तो है नहीं इसके अंदर, इसका मतलब अल्केन है। तो C6H14 एक अल्केन है यहाँ पर। क्लियर। तो देखो पहला ऑप्शन अगर मैं देखूँ नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन तो इसका आइसोमर ही नहीं है। ठीक है, आप देख पा रहे हो इसके अंदर 5 ही कार्बन है, तो ये तो इसका आइसोमर है ही नहीं। बचा कौन, ये 3 एन हेक्सेन। अच्छा, अगर मैं एन हेक्सेन बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को अगर 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने, इसका मतलब मेरे को क्लोरीन जोड़ जोड़ के देखना होगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा डिफरेंट है सेम है, तो आप क्या करो, आप IUPAC नेम लिख के देख लो, अगर डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब वो डिफरेंट है। तो एक तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ Cl, तो यहाँ पे लगाऊं चाहे यहाँ लगाऊं, दोनों तरफ से 1 1 पोजीशन आएगा तो नाम सेम आएगा। एक तो यहाँ लगा सकता हूँ, या फिर दूसरा कहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। क्लियर भाई, चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, बात एक ही है। तो इसमें 3 प्रोडक्ट मिले अपन को। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन एक हो सकता है। क्लियर। अगला कौन सा, अगला चेक कर लेते, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका मतलब ब्यूटेन बनाया भाई, एक मिथाइल यहाँ एक मिथाइल ये। अब देखो चाहे अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ूं क्लोरीन, तब भी इसका नाम सेम आएगा, यहाँ जोड़ूं तब भी सेम आएगा। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है गाइस, एक तो मैं यहाँ जोड़ सकता हूँ, एक इनमें से जोड़ सकता हूँ, तो 2 ही तो बने यहाँ पर। भाई यहाँ पे जोड़ूंगा तो बात तो एक ही, यहाँ से इधर से भी सेम है, इधर से भी 2 पोजीशन पे, तो नाम सेम आएगा। या फिर इधर जोड़ लूं, इन चारों में तो सेम ही आएगा, यहाँ पर इन चारों में कहीं जोड़ लो। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ही मिल रहे हैं। अच्छा, आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन बनाए, आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन का मतलब कुछ इस तरह का सीन हो गया। आइसो ग्रुप ऐसा होता है, 3 हो गए, 4 5 6। इसके अंदर कितने बनेंगे, यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे सेम ही रहेगा, 1 2 3 4 5। इसके अंदर कितने बन जाएंगे, 5 आइसोमर बन सकते हैं इसके अंदर। तो 5 बने तो 3 वाला तो यही आ गया। तो एन हेक्सेन हमारा बेटा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है, आप करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Cr2+ एंड Mn3+ बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, दोनों की भी D4 दे रखी है, तो चेक कर लेते हैं पहले। Mn3+, Mn का एटॉमिक नंबर 25, 4s2 3d5। बिल्कुल Mn3+ की 3d4 होगी। अच्छा देखना, 3d4 है, ठीक है। अब ये अनस्टेबल है, मतलब स्टेबल तो नहीं है। सोचो अगर मैं 3d4 से किसी तरह से d5 कर दूं, d5 कैसे होगा, d5 कैसे होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना 4। अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि Mn+3 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में। इसका मतलब Mn+2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3d5, 3d5, d5 आ रहा है, इसका मतलब ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड बन रहा है इसका मतलब। हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल हो गया गाइस। हाफ फील्ड मतलब क्या होता है, स्टेबल। तो इसका मतलब ये रिडक्शन करके स्टेबल हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, रिडक्शन करके स्टेबल हो रहा है तो बहुत बढ़िया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो Mn+3 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब दोनों ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो कैंसिल हो गया पहला तो। अच्छा, Mn रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब बी या डी में से एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि Mn के बारे में अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं क्रोमियम+2 की। क्रोमियम+2, क्रोमियम आपको पता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है गाइस, 4s1 3d5 होता है, तो 2 गया, इसमें भी 3d4 आया। अब देखो क्रोमियम+3 कैसे स्टेबल हो सकता है, ऊपर वाले में क्या हो रहा था, रिडक्शन, तो नीचे वाले में क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर ये किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ये भी ये d5 बना ले, या फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, d3 बना ले। देखना क्रोमियम+2 इधर है, देखो इसके d4 कैसे बढ़ेगा, देखो भी क्या यहाँ पर नीचे T2G में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। अगर ये क्या कर ले, देखना भी इधर क्रोमियम+2 से क्रोमियम+3 बना ले, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कैसे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। क्रोमियम+3 का मतलब है 3d3, इसका मतलब इसके T2G वाले सेट में कितने आ रहे हैं, 3। तो ये भी क्या है, ये भी स्टेबल हो गया, T2G में 3 आ रहे, सिमेट्री बन रही है गाइस, इट इज ऑल्सो अ स्टेबल।
तो ये स्टेबल है, इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा जो है वो परफेक्ट वर्क कर गया। क्लियर, डी ऑप्शन हमारा काम आ गया। क्लियर है गाइस। चलिए, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल विद द हेल्प ऑफ क्रोमिक एसिड। क्लियर है गाइस, इतना क्लियर, तो इतना समझ आएगा इस। तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है द आईयूपीसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल विद द हेल्प ऑफ क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले तो वो देख लो। क्रोमिक एसिड क्या होता है, क्रोमिक एसिड बोलते हैं गाइस हम लोग Na2Cr2O7 को। क्लियर, इसने बोला फिनोल के साथ जब इसने रिएक्शन करवाया इसका क्रोमिक एसिड का, तो यहाँ पर याद रखना गाइस ये डायरेक्ट रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है। क्या बनता है हमारे पास, क्विनोल, क्विनोलिन बनता है। क्लियर, इस तरह का, इट इज द क्विनोलिन। या इसका अगर मैं आईयूपीएसी नेम रखूंगा तो दिस इज 1 2 3 4 5, इसका मतलब साइक्लोहेक्स 2 5 डाइईन 1 4 डाइओन, डाइओन बनेगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया, 1 4 डाइओल। डाइओल तो नहीं बनेगा, डाइओन बने, कीटोन ग्रुप है, डी ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन सही है। क्लियर, चलिए, 3 elements x y and z have atomic number इतना 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 respectively, then the correct statement are। क्लियर भाई, देखो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाए कैसे करना होता है, सिंपल अप्रोच है। 19 है, शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 2881। अच्छा 37, 2 8 2 10 18 18 18 36 और एक 37, उसके बाद 55, 2 8 2 10 8 18 18 18 36 36 और 18, कितना हो गया 54 और एक 1। तो इसका मतलब लास्ट में सबके क्या आ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लास्ट में सबके एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ग्रुप 1 के एलिमेंट, इसका मतलब ये क्या हो गया, पोटेशियम, इसके नीचे वाला रुबिडियम, इसके नीचे वाला सीजियम। चलो भाई, इसका मतलब मैं अपने को एलिमेंट पता लग गए कौन कौन से। अब पहला पॉइंट है दियर आयोनाइजेशन पोटेंशियल वुड इंक्रीज, their ionization potential would increase with increasing atomic number। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, नहीं भाई ये तो गलत है, पहला पॉइंट तो गलत हो गया, डिक्रीज होगा। y would have an ionization potential between those of x and z, y का, क्लियर, x z के बीच में, बिल्कुल सही है ये। y would have the highest ionization potential, गलत है भाई, ठीक है। जेड वुड हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, गलत। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया, बी, बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया गाइस। क्लियर, चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ईच एटम कैरी सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई अपने को बताना है किसमें नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेम है, XeO4 2 नेगेटिव। देखो भाई, सिंपल अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले तो। ये अगर मैंने बनाया सपोज 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 3 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसका मतलब पहला तो नहीं हो सकता, ये तो गया। इसने बोला हर एटम में सेम लोन पेयर होने चाहिए, XeF2। मैं शेप नहीं बना रहा गाइस, हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल रहा मैं सिर्फ लोन पेयर काउंट कर रहा हूँ हर पे। इसके पास 2 है, 3, क्लियर, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 8 होते हैं ना। इसके पास 3 लोन पेयर हो गए गाइस, जीनोन के पास भी कितने हो गए, 3 लोन पेयर। इसकी शेप आपको दिखी होगी कैसे आ रही है, आप लोग समझ गए होंगे, इसके हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, तो ये रहा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन रहा है। तो 3 लोन पेयर है, इसमें हर एटम के बाद 3 3 लोन पेयर है, इसका मतलब यही ऑप्शन आ गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, यही ऑप्शन आ गया, हर एटम के पास लोन पेयर इक्वल है, इसी में होगी। An electron in an atom jumps in such a way that its kinetic energy changes from x to x/9। देखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। इसने दे रखा है काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो पहले काइनेटिक एनर्जी चेंज निकाल लेते हैं। इसने बोला x से x/9 मतलब x माइनस का x/9, इसका मतलब क्या 8x/9 आ गया। अब आपको पता ही है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है गाइस वो क्या होती है, ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है।
पोटेंशियल एनर्जी का क्या होती है, हाफ। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। तो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब 16x/9 हो गया। आंसर दिख रहा है अपन को, दिख रहा है भाई, बी ऑप्शन इसका आ गया। क्लियर, सिंपल सा फंडा था। आगे भी 14 फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटासिड, इनमें से कौन सा कंपाउंड एंटासिड नहीं है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक में दे रखा है। हमें पता है ये जो फिनाइलजीन होता है गाइस, दिस इज एंटी डिप्रेसेंट। ये क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन के अंदर एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन को ठीक करने के काम आता है। और ये जो तीन होते हैं गाइस, ये आपको पता है, ये दीज आर द एंटासिड्स। ये तीन क्या होते हैं, एंटासिड होते हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। डी ऑप्शन अपने पास आंसर आ गया गाइस। क्लियर, ये क्या आ गया बीच में, क्वेश्चन नंबर 23 पहले ही आ गया। 1 मिनट, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बीच का गायब है गाइस। चलो इसको एक बार करते हैं, देखते हैं आगे। पहले क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, 15 भी फिर हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर 16 दिया हुआ है गाइस अपने को, 10 ग्राम MgCO3 डिकम्पोज ऑन हीटिंग to 0.1 mole of CO2 and 4 ग्राम MgO, द परसेंट प्योरिटी ऑफ MgCO3। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है गाइस, परसेंट प्योरिटी टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, क्लास का डायरेक्ट करवाया हुआ क्वेश्चन है क्लास में गाइस। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं मेरे से, क्लास में कॉपी में करवाया हुआ क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करा, तो आपको पता ही है कार्बोनेट्स को हीट करने पे क्या मिलता है, एक तो मेटल ऑक्साइड मिलता है, साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। सबसे पहले चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अब इसने बोला 10 ग्राम MgCO3 से 0.1 मोल CO2, तो हम लोग मोल की टर्म में रिएक्शन को बैलेंस करते हैं गाइस। तो इसका 0.1 है, मोल है, इसका मतलब MgCO3 का भी कितना होगा, 0.1 मोल MgCO3 बनेगा, 0.1 मोल बनेगा ना गाइस। 0.1 मोल क्या बनेगा ऑन हीटिंग, 0.1 मोल ऑफ CO2 एंड 4 ग्राम MgO। तो CO2 का 0.1 मोल बना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है गाइस, कि इसका अगर मैं मास देखूं तो मास कितना हो गया इसका मास, MgCO3 मैग्नीशियम का 24 और कार्बन, कार्बन का कितना 12, 24 36 और 48, 84 ग्राम। तो इसका मास कितना हो जाएगा, मास हो गया इसका मोल इंटू मोलर मास, तो मोल है 0.1, मास है 84, तो ये हो गया 8.4 ग्राम। तो एक्चुअल में MgCO3 कितना प्रोड्यूस होना था, MgCO3 कितना मास होना चाहिए था 8.4 ग्राम, बट दे कितना रखा है क्वेश्चन में 10 ग्राम। इसका मतलब अपन को परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, किसकी, MgCO3 की निकालनी है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MgCO3 कैसे निकालेंगे, वो सिंपल मेथड है। एक्चुअल में कितना बना 8.4, दिया कितना है 10 इंटू का 100, कितना आ गया 84%। 84% क्या आएगी इसकी प्योरिटी आ जाएगी। डी ऑप्शन मुझे दिख रहा है सही है बिल्कुल। क्लियर, चलिए अगला, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फॉर मिथाइल नाइट्राइड, मिथाइल एंड इथाइल नाइट्रेट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ rate constant K1 and K2 respectively. The energy of activation for the two reaction are इतना एंड इतना किलोजूल, as well as frequency factor are 10 की पावर 13 and 10 की पावर 14 respectively for the decomposition of methyl and ethyl nitride. Calculate the temperature at which rate constant will be same for two reaction। देखना भाई, देखो क्वेश्चन जरूर लेंथी दे रखा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट सिंपल है, अर्हेनियस के ऊपर है। K1 इक्वल टू ये क्या है, ए डॉट ई की पावर माइनस EA1/RT। क्लियर है, और यहाँ से K2 लिख लेंगे अपन, ए डॉट EA माइनस EA2/RT। तो देखो भाई यहाँ से क्या हो रहा है गाइस, इसने फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसने ए की वैल्यू दे दी है कितनी, K1 इज इक्वल टू ए 10 की पावर 13 ई की पावर, अच्छा देखना भाई माइनस, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जूल में होती है, इसमें किलो जूल में दे रखी है, तो अपन जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, 152,300 अपॉन RT। और यहाँ से K2 कितना हो गया 10 की पावर 14 ई की पावर माइनस
कितना हो गया 157,700 7.7 है ना, तो 3 से डिवाइड करे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 17157,700 अपॉन RT। क्लियर है। अब इसने बोला रेट कांस्टेंट इक्वल है, इसका मतलब K1 इक्वल टू K2, बस इसका मतलब क्या करना है अपन को 10⁻13 इंटू ई की पावर माइनस 152300 बाय RT इक्वल टू अपन को क्या करना है 10⁻14 ई की पावर माइनस 157,700 बाय RT। यहाँ से क्या करेंगे एंटी लॉग ले लेंगे दोनों तरफ और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा गाइस, सी आएगा 282 केल्विन। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा गाइस वो कितना आएगा 282 केल्विन। क्लियर। चलिए आगे दे रखा है BCC ए बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस इज मेड अप ऑफ होलो स्फीयर ऑफ B, sphere of solid A are present in hollow sphere of B, okay, radius of A is half of the radius of B, what is the ratio of total volume of sphere B unoccupied by A। तो देखना भाई लेट इस क्वेश्चन को देखो भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप मतलब थोड़ा सा दे रखा है, लेंथी है थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन, कि सपोज मैं लेट रेडियस ऑफ जो A मान लूँ वो मान लूँ स्मॉल r और B मान लेता हूँ मैं कैपिटल R। तो उसने बोला BCC में मेड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो अपन अगर इसका टोटल वॉल्यूम मैं निकालूं तो टोटल वॉल्यूम तो बड़ा आसान है, टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का क्या होगा A क्यूब। अब BCC है, BCC में रिलेशन क्या होता है इस √3A इज इक्वल टू 4R, मतलब यहाँ से अगर मैं R की टर्म में निकालूं तो R इज इक्वल टू आ गया √3A बाय 4। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं A क्यूब, अच्छा सॉरी यहाँ पर 4R बाय √3, अगर A की टर्म में निकालूं तो ये आ गया 4R बाय √3, और अगर मैं A क्यूब कर दूंगा तो ये आ जाएगा 64R क्यूब अपॉन 3√3। ये तो अपनी क्या आ गई गाइस टोटल वॉल्यूम। अब मुझे निकालना है रेशो, निकालना है अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम का, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। क्लियर। तो टोटल वॉल्यूम तो मेरे पास आ गई, रेशो मेरे को निकालना था टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, स्फीयर बी अनऑक्यूपाइड बाय। देखो भाई कैसे करना है, टोटल वॉल्यूम तो अपन ने निकाल लिया 64R क्यूब अपॉन 3√3, ये आ गया टोटल वॉल्यूम। क्लियर। तो हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया गाइस। अब हम लोग देखो भाई, हमने एक का रेडियस स्मॉल r माना था, एक का कैपिटल R माना था, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ B अगर मैं यहाँ पे निकालूं टोटल वॉल्यूम ऑफ B जो कि अनऑक्यूपाइड है, जो कि अनऑक्यूपाइड है A के थ्रू, अनऑक्यूपाइड बाय A, वो कैसे निकालेंगे भाई, इसका Z कितना होता है 2 होता है BCC का। अब सारे स्पीयर्स क्या है, स्पीयर है मतलब सारे एटम, तो स्पीयर का फॉर्मूला क्या 4/3 पाई, अच्छा आर क्यूब माइनस का आर क्यूब, भाई उस बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे तो यही आएगा। अभी कितना आ गया देखो, ये आ गया 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, अब यहाँ से अपन पुट करेंगे कि जो आर है छोटे वाला वो बड़े वाले के हाफ है, इसलिए लिखा हुआ है ना कि स्पीयर रेडियस ऑफ ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ बी। तो आर अगर ए का रेडियस है तो मैं क्या करूंगा वो बी वाले के क्या आधा है, तो बस मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, देखना 2 इंटू का 4/3 पाई क्या आएगा आर क्यूब माइनस का आर, अब ये r/2 है तो ये r³/8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7r³/2। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो गया गाइस, तो ये कितना आ गया देखो, आगे करते हैं सॉल्व। तो ये आ गया 7r³ इंटू का 4/3 पाई, इतना आ गया बस ये। तो ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ बी अनऑक्युपाइड, टोटल वॉल्यूम बी अनऑक्युपाइड। अब रेशो निकालना है अपन को,
तो 7r³ 4/3 पाई अपॉन कितना, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना था 64r³ अपॉन 3√3। r³ से r³ कैंसिल, यहाँ से देखेंगे भी, यहाँ से कितना आ जाएगा गाइस बताओ। सॉल्व करो इसको फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी से करो फटाफट से सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 7 पाई, ये √3 ऊपर जाएगा, देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो √3 ऊपर जाएगा तो ऊपर तो आ जाएगा 7 पाई √3, नीचे 64 बच रहा, सीधा आंसर दिख रहा है अपन को, तो बी आंसर आ गया, अभी सीधा दिख रहा है अपन को बी आंसर। क्लियर, चलिए आगे दिया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर Cn माइनस प्लस CH3COH से HCN प्लस CH3CO माइनस इस गिवन जो है वो अपने को PKB Cn माइनस का गिवन है और PKB एसिटिक एसिड का गिवन है अपन को। ठीक है, तो अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है गाइस। क्लियर, देखो भी ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है काफ़ी, इसमें बच्चा अटक सकता है गाइस काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो मैं एक बार अभी जस्ट, ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। जस्ट मैं एक 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा गाइस। ठीक है, वो पानी जस्ट मैं एक बार पी के आना है। ठीक है, तो एक मिनट 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट बाद फिर वापस से मिलते हैं हम लोग। चलिए गाइस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए, तो मतलब KEQ हमारे पास क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। KEQ में क्या लिख सकता हूँ, HCN की कॉन्सेंट्रेशन इनटू एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू का एसिटिक एसिड। क्लियर, अब देखो क्या मुझे PKB Cn माइनस का दे रखा है। अब अपन को पता है Cn माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस है गाइस, कॉन्जुगेट बेस है किसका, HCN का। तो मेरे को अगर PKB दे रखा है तो क्या मैं PKB प्लस PKA इक्वल टू 14, क्या ये रिलेशन लगा सकता हूँ। ये कैसे आया आपको पता है, ये Ka ऑफ एसिड इंटू Kb ऑफ उसका कॉन्जुगेट बेस इक्वल टू किसके इक्वल होता है, Kw के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप सॉल्व करके इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। इसका मतलब PKA किसका, HCN का कैसे कितना आ गया गाइस, HCN का आ जाएगा अगर 4.69 है तो 14 माइनस का 4.69, तो ये आ जाएगा लगभग, देखते कितना आता है सॉल्व करके। तो 14 माइनस का 4.69, ये आ गया 9.31। क्लियर, 14 माइनस का 4.69 ये आ गया 9.31, PK आ गया। अब K निकालेंगे, K कैसे निकालेंगे, एंटी लॉग लेंगे इसका, एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग ले अगर हम लोग माइनस का 9.31, तो ये आ रहा है गाइस 4.89, तो 4.9 ही ले लेते हैं इसको। 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये आ गया K अपने पास किसका, HCN का आ गया मेरे पास गाइस। क्लियर, अब ऐसे ही हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे हम लोग किसका निकाल लेंगे, CH3COH का। ठीक है ना, एसिटिक एसिड का निकाल लेंगे, एसिटिक एसिड का Ka निकाल लेंगे। तो इसके अंदर अपन को PKB दिया हुआ है उसके कॉन्जुगेट बेस का, तो सबसे पहले से PK निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है गाइस, कि क्वेश्चन का जो आंसर है ना, जो क्वेश्चन का आंसर दे रखा है और जो यहाँ पर वैल्यू ये दे रखी है आपस में मैच ही नहीं कर रही। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप लोग देखेंगे ये मैच ही नहीं कर रही। बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा यूट्यूब पर पेपर ही सॉल्व कर रखा है, उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करा, उन्होंने ऐसे ऐसे बोल दिया आपको ऐसे ऐसे कर लो और क्वेश्चन हो जाएगा। बट अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि ये वैल्यू 2.25 की जगह मेरे अकॉर्डिंग ये कितनी होनी चाहिए, 9.25। अगर आपको इसका आंसर लेके आना है जो आंसर दे रखा है, ठीक है, जो पेपर सॉल्व करने के बाद मिलता है आंसर। क्लियर,
तो 9.25 होनी चाहिए। तो यहाँ से के पी के सबसे पहले पी के मैं निकालूंगा, पी के कितना आ जाएगा 14 माइनस का अगर मैं 9.25 करता हूँ तो ये कुछ आ जाएगा मेरा लगभग 4.25 4.75 सॉरी 4.75 आ जाएगा। तो यहाँ से के किसका आ गया एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड का के कितना आ गया गाइस, ये आ गया 4.75 का एंटीलॉग लेना है तो ये आ गया गाइस 10 माइनस 4.75, ये आ गया 1.77 इंटू 10 की पावर -5। अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को क्या निकालना है भाई, अब मेरे को निकालना है के रेशो निकालना है मेरे को किसका, पी के विदा अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, सॉरी के ई क्यू निकालना है मेरे को। तो के ई क्यू हमने स्टार्टिंग में लिखा था, अगर उसमें मैं एच प्लस का मल्टीप्लाई और एच प्लस कर दे तो सीधा वहां से के ई क्यू कितना आ जाएगा, के एसिटिक एसिड का और नीचे क्या था भाई HCl। तो देखो भाई इसका कितना आया 1.77 इंटू 10 की पावर -5, नीचे कितना आ रहा है 4.9 इंटू 10 की पावर -10। तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करते हैं 1.77 डिवाइडेड बाय 4.9 तो ये आ गया 0.36, ये आ गया 0.36 इंटू 10 की पावर +5 आएगा, जिसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 की पावर 4 मतलब लगभग 3.7। तब ये ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, अगर ये 2.25 की जगह 9.25 होगा तब ये आके ऑप्शन मैच करेगा। अगर आप इसको 2.25 लेते हो तो आपका जो के आएगा अब वो 4.75 नहीं आएगा गाइस, वो 11 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा आपका, राइट 11.75 आएगा। और 11.75 का एंटी लोगे तो कभी भी आपका 1.77 मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। अगर आप इसको 2.25 लेते हैं तो आपका जो के आएगा मतलब पी के आएगा वो आएगा 11.75, राइट। तो मैं इसका अगर एंटी लॉग लूँ 11.75 का तो आपकी देखो आगे वाली वैल्यू सेम आ रही है 1.77 बट इंटू 10 की पावर -12 है, ठीक है। ये वाली जो चीज हो जाएगी ना आपकी, ये वाली चीज आपकी हो जाएगी 1.77 इंटू 10 की पावर -12। अगर आप सॉल्व करेंगे कभी भी आपकी पावर 4 में नहीं आएगी, इसका मतलब जो 2.25 दे रखा है ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर 9.25 होना चाहिए। अगर ये पहला आंसर इसने ऐप के अंदर दे रखा है, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है ये बोनस होना चाहिए बेटा, क्लियर। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है बोनस होना चाहिए क्योंकि ब्लंडर मिस्टेक है, इट इज अ ह्यूज मिस्टेक कि हमें तो नहीं पता ना यार आंसर क्या आएगा, हमें तो नहीं पता आंसर क्या आएगा पेपर के वक्त, ठीक है। तो ये तो हमने जब एनटीए का पेपर सॉल्व करा तो जब बच्चों ने सॉल्व करा तो उसमें ऑप्शन देखा कि इसका आंसर ए है। अब ए है तो अगर इस डाटा से करेंगे हम लोग तो ए तो कभी भी नहीं आएगा, ए तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर 2.25 की जगह क्या अगर ये देता 9.25 देता तो हम लोग बोलते कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता, क्लियर। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक ऑक्साइड ऑक्सा एसिड, ऑक्सो एसिड, ठीक है ना। ऑक्सो एसिड क्या होता है, जिसके पास कम से कम एक OH ग्रुप हो भाई, ठीक है। अब ऑक्सो एसिड बताना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, आपको याद है तो आप कर दोगे। H3P3O9 का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई देख लो, एक मिनट मैं जरा इसको दोबारा से बनाता हूँ। काइंड ऑफ ही ऐसा बनेगा, क्लियर। उसके बाद H3P3O9 देखो भाई 3 तो लग गए, 4 5 6, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर OH भी लगा होगा 7 8 9, क्लियर। तो सीधा स्ट्रक्चर है साइक्लिक ऑक्सो एसिड है गाइस।
तो H3P3O9 जो है डायरेक्ट इसका आंसर होगा, सीधा आंसर है गाइस। क्लियर। Among given compounds, how many compounds will react with NaHCO3 और soluble in NaHCO3? अब देखो NaHCO3 क्या होता है गाइस? इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये क्या है भाई? एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑब्वियसली बात है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एसिड ही रिएक्ट करेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अपन को लेना पड़ेगा। जो अपना H2CO3 या NaHCO3 बना कैसे होगा गाइस? सबसे पहले ये देखें NaHCO3 बना कैसे होगा, तो ये H2CO3 से बना होगा। अब H2CO3 एक वीक एसिड होता है, इसके अंदर Na रिप्लेस करा होगा और एक NaHCO3 बन गया होगा। इसका मतलब मुझे H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड देखना है। H2SO3 का एक वीक एसिड है, इससे मुझे क्या देखना है? स्ट्रॉन्ग एसिड देखना है। इससे स्ट्रॉन्ग एसिड अपन को पता है दो ही है अपने, ये यहाँ से ये निकलेगा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ये सल्फोनिक एसिड, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों, तो C और D इसके आंसर आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा भाई? हाउ मैनी कंपाउंड? तो 2 कंपाउंड ये आ जाएंगे। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद देखो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द क्रिटिकल CMC, क्रिटिकल, इसमें CMC का मीनिंग दे रखा है, क्रिटिकल म्यूचुअल कंसंट्रेशन ऑफ अ कैटायनिक कोलॉइडल इलेक्ट्रोलाइट इज इतना मोलर। If 1 mm cube contains इतना मीसल्स, the number of cations 1 मीसल is making 1 मीसल is। तो अपन को बताना है कि कितना कैटायन जो है वो एक मीसल फॉर्म करेगा। ठीक है ना? क्लियर है गाइस? इतना क्लियर, इतना बिल्कुल क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। पहले तो ये देखो, आधे बच्चे तो यही घबराए थे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मतलब ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो है आपका सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखो भी तो मैंने आपको बोला सरफेस केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले अपन नंबर ऑफ कैटायनिक, नंबर ऑफ क्या निकालूं मैं? कैटायनिक कोलॉइडल पार्टिकल निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ कैटायनिक कोलॉइडल पार्टिकल देखो कितने आएंगे। अब इसमें बोल रखा है पर लीटर 10⁻³ मोलर इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ इंटू का एवोगाड्रो नंबर कितना दे रखा है? 6 इंटू 10⁻23। तो ये कितना हो गया? 6 इंटू 10⁻20। कितना हो गया गाइस? ये 6 इंटू 10⁻20 इतना हो गया। तो ये तो किस में आया? अब ये मीटर में आया ना, ये तो लीटर में, कितने लीटर में आया? पर लीटर। तो मैं यहाँ पर बोलूँ पर लीटर में आया। अब मेरे को अगर इसी को मीटर क्यूब में, mm³ में निकालना हो, मिलीमीटर क्यूब में निकालना हो, तो कैसे करूँगा? 6 इंटू 10⁻20 अपॉन 10⁻⁻6। ठीक है ना? क्योंकि 1 लीटर जो है 10⁻6 सॉरी। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई? 20 में से 6 गए, कितने बच गए? 14 बच गए। तो ये आ गया 6 इंटू 10⁻14। क्लियर। 6 इंटू 10⁻14। अब यहाँ से mm³ में आ गया भाई। अब अपन को बताने नंबर ऑफ कैटायन मेकिंग 1 मीजल्स। तो उसने बोला 1 mm³ में इतने मीजल्स है। तो अगर 1 mm³ में भैया इतने मीजल्स है, तो इसका मतलब इतने में कितने हो गए? तो 6 इंटू 10⁻14 अपॉन 10⁻13। तो ये आ गया 60 मीजल आ गए भाई। 60 मीजल, 60 मिसल फॉर्मेशन होगा गाइस। 60 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इजी था अभी। आगे द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ 0.30 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन was passed in 100 ml of 0.1 molar sulfuric acid. The excess of acid required 20 ml of 0.5 molar sodium hydroxide NaOH solution for complete neutralization। ठीक है ना? देखो भी इधर, इधर देखते हैं क्या करेंगे। द परसेंटेज नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना? देखो भी जेल्डोल मेथड इसके अंदर लगाएंगे भी। जेल्डोल मेथड, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जेल्डोल मेथड है भी। ठीक है, तो जेल्डोल मेथड्स क्या होता है गाइस? इसमें हम लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? अपन फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले। ठीक है ना? कि अपने पास
परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्लियर? क्लियर है अभी? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का क्या फॉर्मूला है अपने पास? देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ एन, तो ये निकालना है अपन को। तो देखो अभी इसको क्वेश्चन क्या कर लो, सबसे पहले अपन वॉल्यूम वी मान ले, लेट वॉल्यूम वी किसका है ये, ऑफ द एसिड जो कि लेफ्ट रह गया, अनयूज्ड रह गया। तो अब क्या करें अपन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगा दे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर किसका, एसिड का, सॉरी मोल इनटू एन फैक्टर एसिड का, और इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर किसका, बेस का। सीधा बस क्या लगा दे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। मोलैरिटी को कैसे लिखेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी कितने दे रखी है 0.1 इंटू का वी इंटू का H2SO4 है, एन फैक्टर 2 हो जाएगा गाइस। क्लियर? अब यहाँ पे मोलैरिटी, मोल कितना दे रखा है भाई, यहाँ पर कितना है मोलैरिटी, मोल को कैसे लिखेंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.5 इंटू का 20, और एन फैक्टर कितना हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है 1 हो गया। क्लियर? तो यहाँ से वी कितना आ गया गाइस, ये आ गया 0.5 इंटू का 20 अपॉन 0.1 इंटू का 2, तो ये 10, यहाँ से 5, तो ये आ गया 50 ml। तो वी आ गया गाइस 50 ml। बस अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना, तो ये होता है 1.4 इंटू का जो एसिड है उसका मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मतलब उसके इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। क्लियर? 1.4 अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना आ जाएगा आगे, इंटू का 100 भी करेंगे 1.4 अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, और नीचे क्या आता है वेट, कितना वेट यूज हुआ, ठीक है ना, वेट ऑफ, कितना वेट सब्सटेंस का हमने लिया, वेट ऑफ सब्सटेंस टेकन। क्लियर? चलो भी, तो ये 0.30 ग्राम दिया हुआ है वेट ऑफ सब्सटेंस, तो 1.4 इंटू का इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, अभी तो देखे थे हमने मोल इंटू एन फैक्टर मतलब 0.1, इस बार वी निकल गया 50 इंटू का 2 अपॉन 0.03। क्लियर? तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा 46.6%, तो इसका आंसर कितना आ गया 46.6%। क्लियर? चलिए आगे देखते, द रेशो Kp to Kc ऑफ अ रिएक्शन इज 24.63 लीटर इतना, इफ हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर में व्हाट इज हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए देखते, अच्छा क्वेश्चन है भाई, Kp बाई Kc का रेशो दे दिया, द रेशो Kp to Kc इज इतना 24.63। अब क्या आपको पता ही है कि Kp इज इक्वल टू क्या होता है, Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। क्लियर? ये अपने को पता है, तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, Kp बाई Kc इज इक्वल टू RT की पावर डेल्टा Ng। इसका मतलब यहाँ से कुछ रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है। 24.63 अपने को वैल्यू दे रखा है, R कितना है, अच्छा R कितना दे दिया है भाई ऊपर, अब लीटर एटमोसफेयर है तो R ले गए अपन 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना लगे 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 298 हो गया कि पावर डेल्टा Ng। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो गया 0.0821 इंटू का 298, ये हो गया 24.46, तो ये आ गया 24.63, ये आ गया 24.46 की पावर डेल्टा Ng। अगर इसको मैं लगभग इसके अप्रॉक्सीमेट ही मान लो, तो क्या यहाँ से डेल्टा Ng में 1 मान सकता हूँ। अब डेल्टा Ng अगर 1 आ गया, अप्रॉक्सीमेट लिया ना मैंने, मतलब लगभग क्या है, सेम सही है, लगभग बराबर सही मान लो, इतना तो चलता है। अब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका क्या फॉर्मूला लगा दो भी, आपको पता ही है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस का डेल्टा Ng RT। तो बस यहाँ से अपन को क्या निकालना है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है डेल्टा H, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है डेल्टा U। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब इसने ये दे दिया 98.8, डेल्टा U अपन को निकालना है, डेल्टा Ng 1 है, RT कितना है, R अपन वही लिख देंगे। क्लियर? R क्या लिख देंगे, इस 98.8 किलो कैलोरी को पहले कैलोरी में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर R की वैल्यू पुट करोगे और आप अपना
आंसर निकाल लोगे, डेल्टा यू आपका आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसने बोला टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप अमंग द मॉलिक्यूल्स गिवन बिलो। भाई इसमें से अपन को बताना है कि एक ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप बताना है, तो ये बना बना के देखने पड़ेगा, आप बना लो। जैसे N2O3, N2O3 में क्या होगा भाई, देखो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक इसने लगा लिया डबल बॉन्ड के साथ, 2 ऑक्सीजन तो हो गए, तीसरा ऑक्सीजन कहाँ आएगा देखो। अब ऐसा तो है नहीं कोई एक लगा लेगा कोई दूसरा नहीं लगा पाएगा, तो तीसरा ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। एक एक इसके पास क्या बच गया, और लोन पेयर बच गया होगा। क्लियर। तो यहाँ पर एक ब्रिजिंग आ गया, इसका मतलब N2O3 तो है या नहीं है, N2O5 भी है गाइस। ठीक है, तो ऐसे आप करके यहाँ पर देख लोगे कितने आएंगे कि कितने यहाँ पर क्या बना रहे, ब्रिजिंग बना रहे। तो ब्रिजिंग कैसे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये अपन ने देख लिया यहाँ पर कि इस तरह से आएगा ब्रिजिंग। क्लियर। तो इसमें से आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाइए, इसके टाइम कंज्यूमिंग है गाइस, ठीक है ना, मतलब फालतू का इसमें टाइम लगाने वाली बात है कि आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा और उसके बाद आप बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसका सीधा आंसर बताता हूँ कि कितना आएगा इसका आंसर, 5 इसमें से आएगा, 5 आंसर इसमें आएगा गाइस। ठीक है, 5 आंसर इसका आएगा, तो 5 आप बना के देख लीजिएगा, आपका बन जाएगा। ये देखो H2S2O5 तो होगा नहीं, H2S2O3 भी नहीं होगा, ये दोनों तो होंगे नहीं, 5 आपके बनने और आप बना लेना। ठीक है, क्लियर। अगर फिर भी आपसे नहीं बनते आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बना के भेज दूंगा। क्लियर गाइस। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आप कर ले वो। क्लियर। और बेल आइकन को प्रेस कर ले गाइस। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग पेपर के या रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन के, प्लीज़ मुझे कमेंट करे गाइस, मैं कमेंट का जरूर आंसर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो सकता है बट जरूर आंसर आता है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई स्पेसिफिक डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस। ठीक है, व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं, व्हाट्सएप करेंगे तो देन उसके मैं आपको वो डाउट भी सॉल्व कर दूंगा। क्लियर गाइस, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE 2020 एग्जाम। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।